देखिए आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर है 12 परमाणु। और परमाणु के बारे में जानने के लिए जो परमाणु के मॉडल दिए गए हैं, हम तीनों मॉडलों की बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले डाल्टन का परमाणु मॉडल, एटम मॉडल डाल्टन वाला क्या था। हालांकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी हमको समझ करके चलना है। तो डाल्टन के अनुसार क्या था, जो परमाणु है वो एक स्फीयर की शेप में होता है, उसका आकार जो है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है, यानी वो गोले के आकार का है। और इसका जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का इसका आकार है। इसका जो टोटल द्रव्यमान है और जो टोटल धनावेश है वो पूरे में यूनिफॉर्मली बटा रहता है। दो चीजों का ध्यान रखना है, यानी द्रव्यमान भी बट रहा है और धनावेश भी पूरे गोले में एक समान रूप से बटा होता है। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। इस तरीके से फिर बात आती है कि भाई नेगेटिव चार्ज का क्या होता है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए उन्होंने बताया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे धसे रहते हैं जैसे तरबूजे में बीज लगे रहते हैं, यानी अलग अलग जगह पे। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लग गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, तो ये अलग अलग जगह पे जो बीज लगे रहते हैं उस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें धसे रहते हैं। तो ये मॉडल हो गया किसका? डाल्टन का। एक बात दोबारा ध्यान दीजिए, तीन बातों पे फोकस करना है। पहली बात कि ये एक गोला है, यानी परमाणु का जो आकार है वो 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या का एक गोला है। इसका जो टोटल धनावेश है और जो टोटल द्रव्यमान है वो पूरे में समान रूप से बटा हुआ है। दो बातें। तीसरी बात, नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जैसे तरबूज में बीज लगे रहते हैं अलग अलग, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें धसे रहते हैं। और चौथा पॉइंट, टोटल जो धनावेश होता है वो टोटल ऋणावेश के बराबर होता है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, जिससे कि परमाणु हमारा क्या हो जाए? उदासीन हो जाए। एटम पर अगर टोटल चार्ज की बात की जाए तो टोटल चार्ज एटम का Q = 0 हो जाए। ये है डाल्टन का परमाणु मॉडल। अब बात आती है कि फिर भाई क्या हुआ आगे चल करके। तो डाल्टन का जो परमाणु मॉडल था वो आगे चल के फेल हो गया। वो कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। किन चीजों को एक्सप्लेन, यानी आप उसको ये भी कह सकते हो कि ये डाल्टन के परमाणु मॉडल की कमियां थी। तो क्या कमियां थी, अब हम उन कमियों की बात कर रहे हैं। डाल्टन के परमाणु मॉडल की जो ड्रॉबैक है, कमी है, उस कमी की बात कर रहे हैं। वो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आगे के टॉपिक आएंगे वो आपकी समझ में उस समय आ जाएगी। वो क्या है उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे चल करके बता रहा हूं। देखिए अभी एक टॉपिक आने वाला है, अल्फा कण स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी रदरफोर्ड ने और कई साइंटिस्टों ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर डाला था। और उस गोल्ड फॉइल पर जब अल्फा पार्टिकलों की बमबारी कराई गई तो वो जो अल्फा पार्टिकल थे कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ छोटे एंगलों से डेविएट हुए, कुछ बड़े एंगलों से डेविएट हुए, ठीक है ना। तो एक तो जो डाल्टन थे उस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल पर क्यों स्कैटर हो रहा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यानी पहली कमी क्या रही, रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ऐसे कह सकते हो आप, अल्फा प्रकीर्णन का जो प्रयोग हुआ था, प्रयोग में उच्च कोण, अधिक कोण पर जो स्कैटरिंग हुई उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। समझ गए ना। जैसे मान लीजिए अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ये जा रहा था अल्फा पार्टिकल यहां से, अब इसको ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन ये गोल्ड फॉइल से या परमाणु से टकराने के बाद ये ऐसे करके मुड़ के आ गया, तो एक बड़े एंगल से मुड़ गया ना भाई। जाना चाहिए था ऐसे और मुड़ गया ऐसे, तो इतने एंगल से मुड़ गया जो कि एक तरह से ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इतने बड़े एंगल से क्यों मुड़ गया, उसका क्या रीजन था, इसको डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी बात देखिए, आगे चल के तुम सीरीज पढ़ोगे, यानी जब हम नील्स बोर का एक्सपेरिमेंट और पढ़ लेंगे उसके बाद जब उसको समझेंगे कि ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन लाइक परमाणुओं का, तो उस परमाणु में जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत नहीं होता,
अब ये दो शब्द आएंगे, एक सतत एक असतत। एक को कह देते हैं कंटिन्यूअस, एक को डिसकंटिन्यूअस, या उसको डिस्क्रीट भी बोल देते हैं। तो पहले इन दोनों शब्दों को समझो कि सतत का मतलब क्या है, सतत, और एक असतत। तो अलग अलग लगने का मतलब तुम समझ जाते हो कि अ का मतलब होता है नहीं। तो पहले हमें समझना चाहिए सतत क्या है। तो सतत स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को हिंदी में कहते हैं वर्णक्रम। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये प्रिज्म है और प्रिज्म पर कोई व्हाइट लाइट आ रही है, तो उसके बाद क्या देखते हो, निकलने वाली जो लाइट है वो कलरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वो एक बैंड दिखता है आपको, एक लाइन नहीं दिखती। उसमें जो मैंने लाइन खींचती है, लाइन नहीं है बल्कि वो बैंड है, ऐसे करके बैंड है। लेकिन उसमें अलग अलग कलर है, जैसे ये वायलेट है, इंडिगो है, फिर ये ब्लू है, ऐसे करके कलर है। तो कलर के बैंड दिख रहे हैं हमें। वास्तव में क्या है, जैसे एक लाइन ये हो, दूसरी लाइन ये हो, तीसरी लाइन ये हो, चौथी लाइन ये हो, और एक हम कहेंगे लाइन इतने पास है कि हम उनमें डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे, उसको कहते हैं सतत कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइनों में डिफरेंस नहीं कर पा रहे, बल्कि हमें एक बैंड जैसा दिख रहा है लगातार। तो वो जो प्रिज्म से जब निकलती है वो जो कलर वाली, तो वो बैंड जैसी दिखती है। जैसे इंद्रधनुष बनता है तो आपका उसमें भी लगातार बैंड जैसा दिखता है, उसको कहते हैं सतत स्पेक्ट्रम। क्योंकि उसमें हर तरंग दैर्घ्य की लाइन है और इतनी क्लोज है कि वो अलग अलग नहीं दिखाई दे रही, उसको कहते हैं सतत। लेकिन अगर ऐसे दिखे तुम्हें कि एक लाइन यहां मिल गई, एक लाइन फिर यहां मिल गई, एक लाइन यहां मिल गई, यानी लाइनें अलग अलग दिख रही है बहुत दूर दूर, तो उस प्रकार के वर्णक्रम को कहते हैं असतत, रेखीय। लाइन स्पेक्ट्रम लग जाता है उसको अंग्रेजी में रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय वर्णक्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम कह दो या वर्णक्रम कह दो, एक ही बात है। समझ गए? तो जब आगे प्रैक्टिकल हुए और हाइड्रोजन लाइक एटमों का जब वर्णक्रम देखा गया, स्पेक्ट्रम देखा गया, तो वो ऐसा मिला कि एक लाइन यहां मिल गई, या लाइनों की सीरीज मिली कि एक लाइन की सीरीज, जैसे इसमें 5-6 लाइन मिली, फिर आगे चल के 4-5 लाइन मिली, फिर और आगे चल के लाइन मिली, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं मिला, वो लगातार नहीं मिला बैंड जैसा। तो ये इस ऐसे स्पेक्ट्रम को कहते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। इसका मतलब ये हुआ कि रेखीय स्पेक्ट्रम जब मिला उसका प्रैक्टिकली, तो रेखीय स्पेक्ट्रम क्यों मिला इस बात को डालकर नहीं बता पाए। तो देखिए कमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लेता है कि इस मॉडल की कमियां बताइए, ड्रॉबैक बताइए, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां बताइए। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये भूलने का चांस ज्यादा रहता है। तो दूसरा क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, यानी उस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए कि इसका जो स्पेक्ट्रम है वो रेखीय क्यों है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। एक तो अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें बड़े कोणों से क्यों वो स्कैटर हो रहा है, इस बात को क्लियर नहीं कर पाए। और दूसरा जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की तरह के जो एटम है उनका जो स्पेक्ट्रम मिला वो रेखीय मिलता है, तो रेखीय क्यों मिलता है इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लौट के चलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल का मतलब कण, स्कैटरिंग का मतलब प्रकीर्णन, प्रयोग। और ये किसने किया था, रदरफोर्ड। और भी थे लेकिन रदरफोर्ड का मेन नाम इसमें आता है। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ऐसे भी कह सकते हो कि भाई रदरफोर्ड के नाम से आ जाए या नॉर्मल नाम से आ जाए, एक ही बात है। और बड़ा आसान है, समझने वाली चीजें हैं, बस थोड़ा सा समझ के चलिए, है पूरा थ्योरेटिकल, बस हमें समझना है कि भाई ये प्रयोग क्या था। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, किसको जानने के लिए, परमाणु के आकार को समझने के लिए और परमाणु की स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि परमाणु के अंदर रियल में है क्या, उस बात को समझने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया, भाई कोई भी प्रैक्टिकल करते हो तो पहले प्रैक्टिकल सेटअप करना पड़ता है, अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो उस अरेंजमेंट में उन्होंने क्या किया, एक तो ली लेड केविटी,
मान लो यहां पर रखा हुआ है आपका बिस्मिथ। बिस्मिथ क्या चीज है भाई? ये मान लो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है 83Bi214, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब है उनसे अपने आप अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इससे किरणें निकल रही हैं, तो हमें चाहिए अल्फा कण। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कब? तो हम अल्फा पार्टिकल चाहते हैं और इससे अल्फा पार्टिकल इजीली निकल लेते, इसलिए हम इसको चूज करते हैं। तो इससे क्या निकल करके जा रहे हैं? अल्फा पार्टिकल्स निकल करके जा रहे हैं। तो एक तो हमने ली, इसको केविटी बोल देते हैं, या फिर एक सोर्स कह सकते हो, एक ऐसा स्रोत है ये जो अल्फा पार्टिकल निकालता है, ठीक है, इसको ले लिया। इसके बाद अब इससे अल्फा पार्टिकल निकल करके जा रहे हैं, यहां पे लगा दिया आपने कॉलीमेटर। अंग्रेजी में ही लिख दो या हिंदी में कॉलीमेटर करके लिख देना। कॉलीमेटर का क्या काम होता है? कॉलीमेटर का काम होता है, कॉलीमेटर एक्चुअली में क्या है, इसको पॉजिटिव, ये केवल ये दो नहीं है बल्कि ये चारों तरफ से एक सर्किल जैसा है, ऐसे करके सर्किल जैसा, और उसको पॉजिटिव चार्ज पे रखा गया है। अब चारों तरफ से जब उस पॉजिटिव चार्ज पे रखेगा और अल्फा पार्टिकल बीच में से जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले मैं अल्फा पार्टिकल की भी एक चर्चा करूंगा। अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण, देखिए वैसे आप लोगों को मैं कई चैप्टरों में बता चुका हूं कि भाई अल्फा कण क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर कोई पूछ लेता है तुमसे कि अल्फा कण क्या है। तो सबसे पहला अल्फा कण होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अब हीलियम एटम किसको कहते हैं? ट्वाइस He4 को। अब इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दो तो प्रोटॉन है, दो इसके अंदर न्यूट्रॉन है, और दो ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो कि अलग अलग ऑर्बिटों में चक्कर लगा रही होंगी। लेकिन ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है, तो तुम पढ़ चुके हो, जानते हो सारी चीजें कि परमाणु के अंदर जो चीज, क्योंकि अभी एक्चुअल में उसको नहीं पढ़ रहे हम, अभी तो हम परमाणु को पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस क्लास तक हम समझ जाते हैं कि, क्योंकि पहले चैप्टर में मैंने बता दिया था, क्या बता दिया था कि ये परमाणु होता है जिसका आकार है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। परमाणु का एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको कहते हैं नाभिक, 10 की पावर माइनस के 15 मीटर, और उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं ऑर्बिटों में, अलग अलग उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारा हमने इसके नियम पढ़े, केमिस्ट्री में भी पढ़े, ठीक है। तो हम इस नाभिक की बात कर रहे हैं। तो नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? ये परमाणु क्रमांक के बराबर, तो प्रोटॉन हो गए 2, और न्यूट्रॉन किसके बराबर होते हैं? A - Z, तो 4 - 2, तो वो भी 2 हो गए। तो वास्तव में अल्फा कण है क्या? इस हीलियम परमाणु का नाभिक है। अब नाभिक में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। अब मैं तुमसे पूछूं क्वेश्चन है कि अल्फा कण पे बताओ चार्ज कितना होगा, तो तुम दो देखोगे कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर अल्फा कण बन रहा है। अब न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, इसका मतलब चार्ज हुआ 2 प्रोटॉन के बराबर, इसका मतलब चार्ज हुआ प्लस का 2e, ये चार्ज हुआ उसका। तो अल्फा कण के बारे में हमें जो जानना है कि भाई अल्फा कण है क्या, तो हीलियम परमाणु का नाभिक, लेकिन हमें चाहिए क्या कि अल्फा कण का चार्ज कितना है, तो चार्ज आ गया प्लस का 2e। अब बात आई कि मास कितना है, तो मास 2 प्रोटॉन के मास के बराबर और 2 न्यूट्रॉन के मास के बराबर। तो वैसे कहें तो हम ये लिख सकते हैं 2mp + 2mn, मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का मास लगभग बराबर होता है, इसलिए कभी कभी हम इसको एक्सप्रोक्सिमेटली क्या लिख सकते हैं? 4mp, यानी प्रोटॉन के मास का 4 गुना। तो आप लोग इस बात को दिमाग में रखो, क्योंकि इस चीज की जरूरत कहीं भी पड़ सकती है अल्फा पार्टिकल की, किसी भी चैप्टर पे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका मास कितना है और उसका चार्ज कितना है। चार्ज प्लस का 2e और मास 4mp, प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स, या ऐसे भी कह देते हैं हाइड्रोजन परमाणु का 4 टाइम्स, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए खैर वो बात अब वहां खत्म हुई, अब लौट के दोबारा आते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं भाई, तो ये जो कॉलीमेटर होता है ना, ये कॉलीमेटर एक प्लेट की तरह ऐसे चारों तरफ से ऐसे सर्किल की तरह, और कॉलीमेटर को वास्तव में रखा जाता है पॉजिटिव चार्ज पे, यानी इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। क्यों दिया जाता है पॉजिटिव चार्ज? कि यहां से निकलने वाले जो अल्फा पार्टिकल होंगे, मान लो वो ऐसे फैलने लग जाते, ऐसे करके फैल सकते थे ना, उनको फैलने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? यहां कॉलीमेटर लगा दिया जाता है ऐसे करके। अब अल्फा पार्टिकल उसमें होकर निकल रही होंगी, और
और चारों तरफ से उस पर पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको क्या करेगा, रिपेल, और रिपल करके वो चारों तरफ नहीं फैलेंगे बल्कि एक लाइन में चलेंगे। तो कॉलीमेटर का जो मेन काम हुआ वो हुआ उन अल्फा पार्टिकलों को इकट्ठा करने का, एक तरह से वो सीधे एक लाइन में चलने की तरह, वो चारों तरफ यही नहीं फैल जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब आप समझ गए कि भाई ये कॉलीमेटर का जो काम है वो इन अल्फा पार्टिकल को एक ही डायरेक्शन में बनाए रखने का है। अब अल्फा पार्टिकल आपका इस तरीके से ऐसे चलता रहेगा आगे की तरफ, लेकिन कहां ले जाना है इसको, गोल्ड फॉइल के ऊपर, सोने की स्वर्ण पत्र के ऊपर। तो ये मान लो एक कोई आपने सोने की एक पत्ती ले ली है, ये गोल्ड फॉइल है, स्वर्ण पत्र कह सकते हो इसको, स्वर्ण पत्र, और वास्तव में ये 10⁻⁻8 मीटर के ऑर्डर की होती है। तो पहले ये, अब दो चीजें हैं यहां, कोई तुमसे पूछ सकता है कि भाई इस प्रैक्टिकल को करने के लिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को ही क्यों चुना? तो पहला रीजन ये है कि गोल्ड जो है ना वो मैलिबल होता है। मैलिबल का मतलब है एक गोल्ड एक ऐसी धातु है कि उसके पतले से पतले पत्ती या पत्थर बनाए जा सकते हैं। हर चीज नहीं होती है कि उसको इतना पतला किया जा सके, लेकिन गोल्ड को बहुत बारीक गोल्ड की पत्ती बनाई जा सकती है। गोल्ड, सिल्वर वगैरह ये ऐसी चीजें जिनकी बारीक बारीक, आपने देखा होगा सिल्वर की तो इतनी बारीक बारीक वो बनाए जाते हैं, सिल्वर फॉइल वगैरह आती है, खाना पैक करने के लिए बोला जाता है उसको, ठीक है ना, या फिर चांदी का वर्क लगाने के लिए मिठाई वगैरह पे तो बहुत पतली पतली। और पतला ही क्यों चाहिए? क्योंकि हमें इस तरह का चाहिए एटम के साइज जैसा, इसलिए तो किसको चुना? गोल्ड को चुना। दूसरी बात क्यों? क्योंकि भारी होना चाहिए, हैवी। तो गोल्ड का जो परमाणु क्रमांक होता है वो भी बहुत ज्यादा 79 के आसपास होता है, आप जानते हो। भारी क्यों होना चाहिए? क्योंकि अल्फा पार्टिकल को भेज रहे हो तो इतना भारी तो हो कि ऐसा ना हो कि भाई अल्फा पार्टिकल की वजह से वो खुद डेविएट हो जाए। हम चाहते हैं कि अगर अल्फा पार्टिकल आए तो अल्फा पार्टिकल डेविएट हो उसकी वजह से, न कि उसकी वजह से अल्फा पार्टिकल की वजह से गोल्ड फॉइल डेविएट होने लग जाए। तो वो भारी होनी चाहिए, हैवी होनी चाहिए। तो गोल्ड फॉइल को चुनने के दो तरीके, दो कारण हैं। एक तो वो हैवी है और दूसरा उसकी पतली से पतली पत्ती बनाई जा सकती है। क्लियर? अब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के ऊपर पहुंची। अब हमने क्या लगा रखा है? हमने लगा रखा है एक साइंटिलेशन काउंटर। अब आप सोच रहे हो कि ये साइंटिलेशन काउंटर क्या होगा? ये तो शब्द एक अलग तरीके का लग रहा है। साइंटिलेशन काउंटर का मतलब आप उसको कह सकते हो गणित्र। गणित्र का मतलब काउंटिंग करने वाला। यानी ये जो स्क्रीन ली है, ये पर्दा लिया है और पर्दे पे लगा दिया आपने ZnS, जिंक सल्फाइड का पर्दा। ये जिंक सल्फाइड लगा दिया आपने इस पे। क्यों लगा दिया? ZnS की खासियत क्या होती है उसको थोड़ा समझो। ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। भाई वैसे तो हमें अल्फा पार्टिकल इतनी तेजी से जाएगा वैसे थोड़ी दिखाएंगे, लेकिन जहां अल्फा पार्टिकल जाएगा तो ZnS से अगर टकराएगा तो वहां चमक उत्पन्न करेगा। पूरा जो एपरेटस किया जा रहा है वो वैक्यूम में किया जा रहा है। आप ये ना कह सकें कि एयर मॉलिक्यूलों से टक्कर हो गई या किसी और की चमक आ गई वहां पे, किसी और के टकराने की। तो पूरा का पूरा एपरेटस किसके अंदर किया जाता है? वैक्यूम क्रिएट करने के बाद किया जाता है। और ZnS का पर्दा लगा होगा तो अब कोई भी चीज जाके टकराएगी जिंक सल्फाइड के पर्दे से तो वहां चमक उत्पन्न हो जाएगी। चमक उत्पन्न हो गई, तुरंत पता चल गया कि हाँ कोई ना कोई चीज यहाँ पे आकर के टकराएगी। और उसको काउंट करने के लिए कि कितने अल्फा पार्टिकल किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, काउंट करने के लिए ही क्या लगा रखा है हमने? साइंटिलेशन काउंटर, जिसको कहते हैं गणित्र। हिंदी में बोलते थे प्रस्फुर गणित्र, लेकिन नॉर्मल गणित्र याद रखिए, काउंटिंग करने वाला। अब वो होता क्या है इसको भी समझ लो कि भाई काउंटिंग करने वाली चीज क्या होती है। कुछ नहीं है, वो एक टेलीस्कोप है। और टेलीस्कोप में ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, करंट को मेजर कर लेते हैं कि आने वाले अल्फा पार्टिकल की वजह से करंट कितनी है, करंट की वजह से चार्ज निकाल करके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें ज्यादा नहीं समझना है, तो वो ऐसे करके लगा रहता है। ये टेलीस्कोप लगी रहती है एक तरह से, ये टेलीस्कोप लगी हुई है। और टेलीस्कोप ही किसका काम कर रही है? एक तरह से गणित्र का काम कर रही है, साइंटिलेशन काउंटर का काम कर रही है। और ये रोटेटेबल है, एक ऐसे स्टैंड पे लगी हुई है कि ये ऐसे करके रोटेट करती है इस सर्कुलर उस पे, ये चारों तरफ ऐसे घूम करके जाती है और किस दिशा में कितने अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उसकी वो पता लगा सकती है। ठीक है, तो क्या देखते हैं? अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो ये तो रहा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आ गया, करना क्या है? एक केविटी तैयार करनी है, उसमें बिस्मिथ को रखना है,
उससे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। अल्फा पार्टिकल एक ही लाइन में चले उसके लिए एक कॉलिमेटर लगा दिया जिसको पॉजिटिव चार्ज पर रखा है, ये गोल्ड फॉइल लगा दी है। आगे आपने स्क्रीन लगा दी, अगर स्क्रीन से टकराएंगे अल्फा पार्टिकल तो पता चल जाएगा, और उनको काउंटिंग करने के लिए आपने उसमें एक साइंटिफिक काउंटर लगा रखा है। क्लियर? तो ये अरेंजमेंट हो गया। अब क्या होता है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस पे आते हैं तो क्या देखते हैं कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी आए जो किसी एंगल पर बेंड हुए, जैसे ऐसे जा रहे थे तो अब ये इधर आया तो ये थीटा एंगल पर बेंड हो गया। और कुछ एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसा भी आया जो एक लार्ज एंगल पे, लेकिन ये लार्ज एंगल पे जो स्कैटरिंग वाले अल्फा पार्टिकल होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा अलग से इस तरह के फिगर में देखें तो यहां दूसरे फिगर से ऐसे समझ सकते हो, मान लो कि ये आप एक एटम को दिखा रहे हैं और एटम पे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, ज्यादातर आपके अल्फा कण सीधे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी आए जो एक छोटे से एंगल से डेविएट हो गए, ऐसे। कुछ ऐसे भी आए थोड़े बड़े एंगल से डेविएट हुए, ये थोड़े ज्यादा एंगल से डेविएट हुए। और एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसा भी आया जो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री से डेविएट हुआ, लेकिन ये ऐसे होते हैं 8000 में से एक, 8000 में से एक। अगर 8000 अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं उस पर तो लगभग एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा। हालांकि कुछ बुकों में अलग अलग होता है, किसी बुक में 20,000 लिखा हुआ है, किसी में 10,000 लिखा हुआ है, तो कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती इनकी, लेकिन आप समझ सकते हो कि एक बड़ा अमाउंट है कि इतने ज्यादा अल्फा पार्टिकल उस पर जाएंगे तो उसमें से एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो 90 डिग्री से बड़े कोण पर मुड़ता है। और ऐसा तो बहुत ही रेयर केस में होता है कि मान लो 20, 30, 40 हजार में से एक कि वो लौट करके जिधर गया था उधर ही लौट करके आ जाए। समझ गए? तो ये है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो जब ये प्रयोग हुआ तो इसमें ये चीज आई ना कि भाई ये बड़े एंगल से मुड़ के जा रहे हैं। इस बात को डाल्टन नहीं बता पाए कि इसका रीजन क्या है, बड़े एंगल से क्यों बेंड हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अब थोड़ा सा आगे चले। ये हो गया अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। प्रयोग हो गया, प्रयोग में क्या चीज हो रही है उसके एक्सप्लेनेशन की ओर बात कर लेते हैं कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अब उन्होंने जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल का रिजल्ट आया, रिजल्ट से कुछ चीजें एक्सप्लेन भी तो की जाती हैं, तो रदरफोर्ड ने फिर उनको कैसे एक्सप्लेन किया उसकी बात और करते हैं। देखिए पहला पॉइंट, रदरफोर्ड ने क्या देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे हैं, सीधे। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, उससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का ज्यादातर भाग खोखला है। भाई कोई चीज गई और सीधी निकल गई तो क्या है, वो खोखला है। तो परमाणु का ज्यादातर भाग खोखला है, यह निष्कर्ष निकाल दिया। दूसरा पॉइंट, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो अपने पथ से डेविएट हो गए, अपने पथ से विचलित हो गए, दूर भाग गए। मतलब ऐसे जाना चाहिए था उनको लेकिन ऐसे मुड़ गए। अब बात यह आती है मुड़े क्यों। एक ही निष्कर्ष आप भी निकाल सकते हो इस निष्कर्ष को। एक बात बताइए, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल होता है और पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल अपने पथ से मुड़ गया, इसका मतलब डेफिनेटली किसी पॉजिटिव ने ही रिपल किया होगा उसको। अब इसमें पॉजिटिव कहां से आया, इसका मतलब ये हुआ उन्होंने ये पता लगाया, इस चीज से निष्कर्ष निकाला कि डेफिनेटली परमाणु के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता होगा वो एक जगह पर रखा है, क्योंकि अलग अलग अगर फैला होता तो वो फिर इतना नहीं हो सकता था कि मोड़ देता। मान लो वो ये कहते जैसे कि डाल्टन ने कहा था, डाल्टन ने ये कहा था कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, पूरे में बटा हुआ है। अब अल्फा कण मान लो ऐसे आता अल्फा कण, अब अगर ये इधर वाला चार्ज इधर रिपल करता और इधर वाला चार्ज इधर रिपल करता तब तो ये फिर तो सीधा ही चला जाता एक तरह से, लेकिन ये एक डायरेक्शन में क्यों मुड़ गया, इसका मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह पे कहीं रखा हो। तो मान लो ये इधर आ रहा था तो ये इसकी वजह से रिपल होकर इधर चला गया, और इधर अगर कोई आ रहा था तो रिपल होकर इधर चला गया, और अगर मान लो कोई ऐसे आ रहा है कुछ चीज में तो लौट के भी जा सकता है। तो ये चीज को समझाने की कोशिश उन्होंने की
कि भाई अगर अल्फा पार्टिकल किसी कोण से बेंड हो रहा है, किसी कोण से मुड़ करके जा रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा निष्कर्ष यही है कि डाल्टन ने जो ये कहा था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, वो बात सही नहीं हो सकती, बल्कि पॉजिटिव चार्ज कहीं एक जगह पर रखा होगा। समझ गए ना? और इसका भी एक तरह से वो जो केमिस्ट्री में आप प्रैक्टिकल करते हो कि ये हो सकता है, और फिर एक दूसरा करके एक और आगे बढ़ करके एक स्टेप फिर कहते हैं ये निश्चित है। फिर आगे उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी हैं जो बड़े कोणों से मुड़ रहे हैं। अब बड़े कोण से मुड़ने का तो सीधा सीधा फिर यही निष्कर्ष निकलता है कि डेफिनेटली जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटी सी जगह में रखा होगा, एक छोटी सी जगह में केंद्रित होगा, और जो अल्फा पार्टिकल उस छोटी सी जगह के बिल्कुल सीधे में पहुंचा होगा, जैसे कि ये तुमने दिखाया, तो फिर वो एक बड़े कोण से बेंड हो सकता है। ये निष्कर्ष मेरे से निकला, और वास्तव में ये निष्कर्ष ने ही डिफाइन किया न्यूक्लियस को। तो उन्होंने बताया कि जिस वो छोटे से जगह में चार्ज रखा हुआ है, ये छोटा सा जो जगह है, इसी को कहते हैं नाभिक। और यहीं से नाभिक की जो एक तरह से खोज की बात आई या उसकी परिकल्पना की गई, वो इसी जगह से। ठीक है कि ज्यादा बड़े कोणों से, तो ये कंफर्मेशन हो गया कि डेफिनेटली जो पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल मास है। ज्यादातर मास ऐसे नहीं है कि उन्होंने बताया कि उन्होंने तो क्या कहा था कि मास भी पूरे में बटा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज भी पूरे में बटा हुआ है, ये बताया था डाल्टन ने। लेकिन इन्होंने थ्योरी को उलट कर दिया। इन्होंने कहा कि वो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल परमाणु का मास को छोड़ करके, इलेक्ट्रॉनों वाले मास को छोड़ करके, बाकी टोटल जो मास है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इन्होंने फिर यही तो निष्कर्ष निकला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर है, तो टोटल जो मास है वो एक छोटी सी जगह में है, तभी तो रिपल हो रहा है उससे। तो वो रिपल होकर के बड़े, तो अब बड़े कोण से क्यों रिपल हुआ? अगर एक्सपेरिमेंट में ये चीज क्लियर हो रही थी ना, उसको डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो ये चीज क्लियर हुई। तीसरा पॉइंट, जब हमने कूलाम्ब्स लॉ को पढ़ा था, तो कूलाम्ब्स लॉ के बारे में जब आपने पढ़ा तो उसको हमने एक लाइन लिखी थी, वहां एक लाइन समझाई थी कि कूलाम्ब्स लॉ छोटी दूरियों से लेकर के बड़ी दूरियों तक लागू होता है। तो वो चीज यहां से क्लियर हो गई कि कूलाम्ब्स लॉ परमाणु दूरियों के लिए भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर रिपल कर रहा है, इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, तो कौन सा लॉ है? कूलाम्ब्स लॉ ही तो है। इसका मतलब कूलाम्ब्स लॉ परमाणुीय दूरियों के लिए भी काम करता है। ये चीज यहां से निकल कर गया। तो इस तरीके से अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो किया रदरफोर्ड ने, उसके ये सारे निष्कर्ष निकल करके आए। अब यहीं से फिर एक टॉपिक आता है निकल के, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसको भी हमें समझना होगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है? देखिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी अधिकतम पहुंच की या निकटतम पहुंच की दूरी, निकटतम पहुंच की दूरी। और वास्तव में ये निष्कर्ष निकल रहा है किसका? नाभिक का। यानी इसी से, जैसे ये मान लो आपका परमाणु था, अब परमाणु के अंदर आपने परमाणु की तरफ अल्फा पार्टिकल भेजा, अब लेकिन अल्फा पार्टिकल जो गया वो परमाणु के अंदर कहीं अंदर तक पहुंचा, कहीं तक, ये मान लो यहां तक पहुंचा वो अल्फा। इसको थोड़ा सा और, अब मैं परमाणु को हटा देता हूं, मान लो जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था वो कहीं यहां तक पहुंचा, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा था यहां से, अल्फा कण, और ये ऐसे करके गया और यहां तक पहुंच पाया चीज में, अब उससे आगे नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब ये हो गई अल्फा कण की निकटतम पहुंच दूरी। अब ये सेंटर है उसका, परमाणु का या नाभिक का मान लो, अब ये सेंटर है, तो ये और जहां तक ये पहुंच रहा है उनके बीच की जो दूरी है, अगर मैं उसको r0 कह दूं तो ये r0 ही निकटतम पहुंच की दूरी है। और वास्तव में ये r0 एक तरह से नाभिक के आकार को प्रदर्शित कर रहा है कि ये नाभिक, क्योंकि देखिए कोई कितनी भी बड़ी चीज हो लेकिन नाभिक की पेरीफेरी को, पेरीफेरी का मतलब बाउंड्री, उसको नहीं टच कर सकती आप। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल नॉर्मली नाभिक की बाउंड्री को टच नहीं कर सकता, इसका मतलब डेफिनेटली उसके बाहर तक रहा होगा। तो नाभिक का जो आकार है, इसका मतलब इस दूरी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रहा होगा। तो वास्तव में ये जो टॉपिक है निकटतम पहुंच दूरी, वो नाभिक के आकार को बताने वाला टॉपिक हो गया कि हमारा नाभिक का जो आकार है वो कहां तक हो सकता है, कैसा हो सकता है।
ठीक है। अब बात आती है कि फिर निकाला कैसे जाए। मान लीजिए यहां पर जो इसका चार्ज है वो है Ze। Ze क्यों है? क्योंकि जब आप कोई परमाणु लेते हो तो उसका परमाणु क्रमांक Z होगा और उस पर जो चार्ज हो जाएगा प्रोटोनों की वजह से, एक प्रोटोन पे चार्ज E होता है तो Z पे चार्ज हो गया प्लस का Ze, तो प्लस का Ze चार्ज हो गया। कौन जा रहा है? अल्फा पार्टिकल। कितना चार्ज है? प्लस का 2e। अब अल्फा पार्टिकल उसके पास जा रहा है, किस वजह से जा रहा है सर? क्योंकि अल्फा पार्टिकल को दी गई है काइनेटिक एनर्जी, उसको फेंका गया है, बम्बार्ड किया गया है, इसका मतलब उसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। इसका मतलब, और इसके अंदर गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा की वजह से वो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो उसको रोकने का काम कर रहा है। तो धीरे धीरे इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और जब ये यहां तक पहुंचा और लेकिन इसके बाद इसने लौटना शुरू कर दिया, तो जहां तक ये पहुंचा इस जगह पर इसकी गतिज ऊर्जा खत्म हो गई। कहां चली गई? स्थितिज ऊर्जा। यानी इसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। तो स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालोगे? यानी यहां पे आ गया अल्फा पार्टिकल और इनके बीच की दूरी कितनी है? r0। तो वास्तव में ये जो गतिज ऊर्जा है ke, ये बराबर हो गई उसकी स्थितिज ऊर्जा की, इस पॉइंट पे जाकर। और अब जब दो चार्ज एक दूसरे से इतनी दूरी पर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूले में, पहले दूसरे चैप्टर में। एक q1 है, दूसरा q2 है, बीच की दूरी r है, तो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r। ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब अब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा हो गई वो कितनी हो गई? k q1 यानी 2e q2 यानी Ze अपॉन r0। और चाहे तो k की वैल्यू लगा देना 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze स्क्वायर अपॉन r0। लेकिन मुझे चाहिए कि क्लोजेस्ट अप्रोच, निकटतम पहुंच वाली दूरी। r0 इधर आ जाएगा, ke नीचे चला जाएगा, तो r0 इक्वल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से आप निकटतम पहुंच की दूरी निकाल सकते हो। और चाहो तो ke की जगह पे क्या लिख सकते हैं? यहां काइनेटिक एनर्जी को 12mv², जहां 12m में m होगा मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जो कि मैंने बताया प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स। v उसको कितनी वेलोसिटी दी गई, वो वेलोसिटी होगी। और इस तरीके से अगर इन सभी कांस्टेंटों को रख करके आप सॉल्व करते हो तो r0 की वैल्यू आपको लगभग 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर में मिलती है। तो डेफिनेटली अब हमारे जो नाभिक का आकार होगा इससे छोटा होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि नाभिक का आकार जो लिया जाता है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का लिया जाता है। इसी को कहते हैं निकटतम पहुंच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। बड़ा सिंपल सा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी और आपने सिंपल उसको देखा। यहीं पे एक शब्द और आ जाता है, उसको कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। हालांकि बोर्ड लेवल पर कम पूछा जाता है, वैसे पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो इंपैक्ट पैरामीटर किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका परमाणु है और ये सेंट्रल लाइन है, यहां से सेंट्रल लाइन ये हो गई उसके केंद्र की लाइन, और कोई अल्फा पार्टिकल दूर से यहां ऐसे जा रहा था अल्फा पार्टिकल, लेकिन इसके धनावेश की वजह से वो थोड़ा सा क्या होता चला जाएगा, मुड़ता चला जाएगा। तो जब वो चला यहां से तो उसकी इनिशियल लाइन वेक्टर तो ये होना चाहिए था, तो एक एंगल से मुड़ गया ना, तो इनके बीच की जो लंबा दूरी होती है उसको कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। यानी सेंट्रल लाइन और अल्फा कण का जो वेलोसिटी वेक्टर है या उसकी वेग की जो दिशा है उनके बीच की जो लंबा दूरी है उसको कहा जाता है इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, हालांकि इसको ज्यादा पूछता नहीं तो इसकी ऐसी कोई आपको खास आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अब जब ये सारी चीज हो गई, क्लोजेस्ट अप्रोच आ गई, एक तरह से नाभिक का आकार तुम समझ गए कि भाई नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का हो गया। और दूसरी एक और चीज यही से उन्होंने ये भी, क्योंकि प्रैक्टिकल जब किए तो ये भी निष्कर्ष निकाला कि भाई ये जो अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। यानी अगर आप दूसरा कोई परमाणु लोगे तो उसके लिए अलग होगा उस दिशा में, कोई दूसरा गोल की जगह कुछ और ले लिया तो उसकी उधर जाने वाले अल्फा पार्टिकल की संख्या कुछ अलग होगी, तो वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना? अब इन सब से फिर उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। जब रदरफोर्ड
ने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया। उसके बाद जैसे डाल्टन ने परमाणु का मॉडल दिया था, फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, तो हम अब रदरफोर्ड मॉडल की बात करते हैं कि भाई रदरफोर्ड मॉडल क्या था। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल देखिए, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी बातें दो तीन उनको तुम्हें समझना होगा। सबसे पहला पॉइंट, अल्फा कण प्रैक्टिकल जो था वो उन्होंने कर ही लिया प्रकीर्णन वाला। अब मॉडल में क्या क्या बातें बताई उस चीज को थोड़ा समझना जरूरी है। तो सबसे पहली मेन बात क्या है कि भाई इन्होंने जैसे कहा कि जो अल्फा कण पार्टिकल जा रहे थे वो ज्यादातर तो उसके अंदर से सीधे निकल गए, यानी उसका जो पार्ट था वो कैसा था, खोखला था। लेकिन जो दूसरा पॉइंट था वो क्या बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो धनावेश है वो एक जगह पे रखा हुआ है। तो सबसे पहली बात, यानी इन्होंने जो डाल्टन ने ये कहा था कि ये एक गोलाकार है, ये बात सही है। इन्होंने भी उसको ये बताया कि भाई ये जो होता है एक गोला है, वो भी 10 की पावर माइनस के 10 मीटर का गोला होता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें जो टोटल पॉजिटिव चार्ज और जो टोटल उसका द्रव्यमान है वो एक जगह पर केंद्रित रहता है। बात को समझने की कोशिश करना। उन्होंने तो ये बताया था, डाल्टन ने कंपेरिजन करके करते हैं तो थोड़ा ध्यान है इतनी चीजें। डाल्टन ने ये बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पूरे में बटा होता है यूनिफॉर्मली, और टोटल जो द्रव्यमान होता है वो भी पूरे में बटा होता है यूनिफॉर्मली। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज और टोटल द्रव्यमान जो है वो क्या है, वो एक छोटी सी जगह में रखा हुआ है जिसको आप नाभिक कहते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया भाई। इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया इनके और डाल्टन के में बिल्कुल अलग अलग अंतर हो गया है। यहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह पे आ गया है, टोटल द्रव्यमान एक छोटी सी जगह पे आ गया जिसको आप नाम दे रहे हो नाभिक, और उस नाभिक उसी को नाभिक कहते हैं और उसका आकार होता है 10 की पावर माइनस के 15 मीटर के ऑर्डर का। कहां से आया, ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाली थी उससे इसके आकार पे भी एक ऑर्डर निकाल दिया कि भाई इस ऑर्डर का ये होता है। दूसरी बात, अब थोड़ा सा आगे बढ़िए कि भाई इलेक्ट्रॉनों की बात है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से बाहर अलग अलग ऑर्बिटों में चक्कर लगाते हैं। ध्यान देना जरा क्या बात कह रहे हैं, वो क्या बता रहा था डाल्टन कि इलेक्ट्रॉन तरबूजे के बीज की तरह अलग अलग धसे होते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि नाभिक जो है उसके बाहर है। उन्होंने ऐसी बात, उन्होंने नाभिक जैसी कोई बात नहीं कही थी। यहां ये बता रहा है कि सेंटर पोर्शन है वो नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज को ये नाभिक के अंदर नहीं बता रहे, बल्कि उस नाभिक से बाहर का जो एरिया है वहां पर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटों में चक्कर लगाते रहते हैं। और दूसरी बात जो बताई कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, अब आप जाके भाई कैसे चक्कर लगा रहे हैं, जिस तरह से सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं, उस तरीके से ये चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये तो आप पहले से जानते हैं कि अगर कोई चीज किसी सर्कुलर पे या इलेक्ट्रिकल पाथ में चक्कर लगाएगी तो उसको अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ेगी। तो जो अभिकेंद्र बल मिलता है इस इलेक्ट्रॉन के और नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है। कूलॉम्स का नियम लगा करके जो फोर्स आएगा उसी से इसको अभिकेंद्र बल मिल जाएगा। ये चीज इन्होंने क्लियर कर दी, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब ये सारी चीजें, तीसरी बात ये चीज इन्होंने भी क्लियर की कि यहां पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ये डाल्टन ने भी कहा था। इस तरह से पूरा का पूरा परमाणु अब भी क्या हो गया, उदासीन हो गया, और परमाणु ने भी उदासीन बताया था, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ गए कि भाई रदरफोर्ड मॉडल में क्या चीज है और परमाणु जो डाल्टन का परमाणु मॉडल है उसमें क्या चीज है। अब बात आती है कि फिर इनकी क्या कमियां थी, इनकी ड्रॉबैक क्या थी, रदरफोर्ड एटम मॉडल की कमी क्या है, उनकी ड्रॉबैक क्या है। तो इनकी जो कमी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ ली जाती है इनकी कमियां। तो कमियों के इनके दो पॉइंट है। पहला स्टेबिलिटी, स्थायित्व, यानी परमाणु का जो स्थायित्व है ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, परमाणु का स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
कोई भी एटम होता है वो तो स्टेबल होता है। अब स्टेबल का मतलब क्या है उस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, और क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम, भाई कोई भी एटम है आप देख रहे हो ये एटमों से मिलकर बना है तो वो तो स्टेबल है ना, लेकिन अब इनके अनुसार वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा इस चीज को समझो। और दोनों पॉइंट एक जैसे ही हैं। देखिए क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता रहता है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो एक बात कि अगर कोई चीज वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगी तो वहां पर अभिकेंद्र बल लगेगा, और अभिकेंद्र बल लगेगा तो वहां अभिकेंद्र त्वरण भी होगा। इसका मतलब चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के अंदर होगा अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। अब चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर अभिकेंद्र त्वरण होगा, उधर आप क्या पढ़ चुके हो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, अगर तुमसे पूछा जाए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसे पैदा होती है, देखिए मैं एक बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई आवेश रखा है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, अगर आवेश गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन अगर कोई आवेश त्वरित है, उसमें त्वरण है आवेश में, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में कैसा त्वरण है, अभिकेंद्र त्वरण, इसका मतलब वो क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेगा। इसका मतलब उससे रेडिएशन निकलेगा, भाई जो सन से आ रहा है रेडिएशन वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं तो चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करेगा, लगातार एनर्जी निकालेगा। एक बात बताइए, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और लगातार एनर्जी को लॉस करता जाएगा, लॉस उसकी होती जाएगी, तो उसके तो पथ की त्रिज्या छोटी होती चली जाएगी और अंत में उसको कहां गिर जाना चाहिए था, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अगर यही थ्योरी होती कि भाई चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है और त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है और लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेगा यानी रेडिएशन निकालेगा, तो उसको तो लास्ट में जाकर के नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए था इनके अनुसार। लेकिन परमाणु तो क्या रहता है, स्थायी होता है, स्थायित्व बना रहता है, लेकिन इनके हिसाब से तो परमाणु को स्थायी नहीं होना चाहिए था, उसकी स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये इस बात को फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि फिर परमाणु स्थायित्व तो क्यों बना रहता है, परमाणु स्टेबल क्यों रहता है, ये इस बात को नहीं बता पाए। बात के लिए दूसरा पॉइंट कॉमन है, जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, दूसरा पॉइंट कॉमन है, यानी ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या वो भी नहीं कर पाई थी। तो रेखीय स्पेक्ट्रम, अब रेखीय स्पेक्ट्रम इनके हिसाब से रेखीय स्पेक्ट्रम, अब रेखीय स्पेक्ट्रम क्या था, अभी चर्चा की थी हमने रेखीय स्पेक्ट्रम की। तो रेखीय स्पेक्ट्रम क्या था, स्पेक्ट्रम का मतलब ये था कि वहां पर जो लाइन मिलती है वो ऐसे करके सीरीज मिलती है, अलग अलग लाइन, ऐसे यहां मिल गई 4-5 लाइन, फिर मिल गई 4-5 लाइन, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को रेखीय स्पेक्ट्रम कह रहे हैं बात। जबकि इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है और लगातार एनर्जी निकल रही है, कोई गैप नहीं हो रहा, बिल्कुल लगातार एनर्जी निकल रही है इसका, और एनर्जी फिर कम होती जा रही है, फिर भी लगातार एनर्जी कम होती जा रही है। इसका मतलब तो इससे हर फ्रीक्वेंसी की तरंगें निकलनी चाहिए थी, और हर फ्रीक्वेंसी या हर तरंग दैर्घ्य की तरंगें निकलेंगी, तब तो फिर जो बैंड मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि लाइनें एक दूसरे के पास होंगी बहुत, यानी फिर तो स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। जबकि स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त हो रहा है, जब प्रैक्टिकल करते हैं आगे चल के तो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बात समझ में आ गई कि नहीं, यानी डाल्टन का परमाणु मॉडल आपकी समझ में आ गया, क्या कमियां वो समझ में आ गया। रदरफोर्ड अल्फा कण का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, प्रकीर्णन का प्रयोग है, वो तुम्हारी समझ में आ गया, उसकी व्याख्या क्या थी, और उसके बाद परमाणु मॉडल क्या है रदरफोर्ड का, वो आपकी समझ में आ गया, और उसकी कमियां क्या है वो चीज आपकी समझ में आ गई। यानी दो कमी है, एक तो परमाणु क्यों स्टेबल होता है वो चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाए, दूसरा रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। क्लियर। अब आता है नील बोर की परिकल्पनाएं। और अगला जो टॉपिक है ना नील बोर की परिकल्पना वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं, नील और बोर, BOHR, ठीक है ना, कुछ बोहर करके बोल देते हैं, लेकिन बोर ही बोल देते, कोई परेशानी नहीं, हिंदी में लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए अब है क्या, नील बोर ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए
और उन्होंने केवल इस बात का टारगेट रखा कि जो रदरफोर्ड एटम मॉडल की जो कमी है दोनों, इनको रिमूव किया जाए। यानी रदरफोर्ड एटम मॉडल में जो कठिनाइयां आ रही थी उनको खत्म करने की कोशिश इन्होंने की और उसके आधार पर 3 परिकल्पनाएं दी और तीनों परिकल्पनाएं बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि एग्जाम में वो इस चैप्टर में आने वाले जो अगले टॉपिक है उन्हीं तीनों परिकल्पनाओं पर आधारित है। तो अब उन तीनों परिकल्पनाओं को अच्छी तरीके से हमें समझना है। तो सबसे पहला यानी पहली परिकल्पना क्या थी? नील्स बोर ने कहा, भाई ये तो बता रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी लॉस करता रहता है, पहली बात। लेकिन इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं होते, बल्कि किन कक्षाओं में होते हैं? जिन निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ऐसी कक्षाओं में पाया जाता है जिनका कोणीय संवेग, अब यहां थोड़ा सा मुझे 11वीं क्लास में जाना पड़ेगा कोणीय संवेग पर। हालांकि मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको 4th चैप्टर में कि एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन से संबंधित क्या निकाला था हमने? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाला था और फिर उस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कोणीय संवेग से रिलेट किया था। तो वो कॉन्सेप्ट हम वहां भी लेकर के आए थे। और कोणीय संवेग का कॉन्सेप्ट होता क्या है? कोणीय संवेग को अगर L से डिनोट कर रहे हैं तो L, कुछ बुकों में J से भी किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोणीय संवेग होता है रेखीय संवेग का आघूर्ण। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। दैट इज रेखीय संवेग इनटू लंबवत दूरी। अब रेखीय संवेग क्या होता है? P इक्वल टू mv। तो एक तरह से L इक्वल टू हो जाता है mvr। तो आपको ध्यान आ गया होगा कि हाँ mvr को हम L लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहे हैं? पहली परिकल्पना क्या है? इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है और कौन सी कक्षाओं में? जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणांक होता है। इसका मतलब mvr, कोणीय संवेग क्या होता है? h/2π का पूर्ण गुणांक nh/2π, जहां n का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये कक्षा की जो संख्या है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। n इक्वल टू 1 पहली कक्षा, n इक्वल टू 2 दूसरी कक्षा, ऑर्बिट को बता रहा है, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट, पांचवी ऑर्बिट। तो ये पहला उन्होंने दिया कि भाई इन कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है? पूर्ण गुणांक होता। और इसे वास्तव में क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कहते हैं। कभी-कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि नील्स बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है, तो बस तुम लिख दोगे mvr = nh/2π। उसकी क्वांटीकृत की कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? ये वाली शर्त है क्वांटाइजेशन की, ठीक है ना। तो ये क्वांटाइजेशन की कंडीशन हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो रदरफोर्ड ने बताया था वही है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो उसको क्या चाहिए? आवश्यक अभिकेंद्र बल। कौन देगा? नाभिक और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रो विद्युत चुंबकीय बल। इन्होंने भी यही बात बताई कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये r रेडियस के उसमें चक्कर लगा रहा है, ये नाभिक है जहां पे चार्ज है Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है एक तरह से माइनस का e। तो अब जब ये चक्कर लगाएगा, मान लो v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, मास है n, तो इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। तो ये कहां से मिलेगा? इन दोनों के बीच लगने वाले कूलाम के बल से। अब कूलाम का बल क्या होता है? k लगाना चाहो तो k लगा लेना, 1/4πε0 करो तो 1/4πε0 कर लो। तो k q1 तो Ze into e/r², यानी mv²/r = k Ze²/r²। ये दूसरा। देखिए जो भी होना है वो इन्हीं फॉर्मूलों से होना है आगे चल के, इसलिए इन बातों को विशेष ध्यान रखना है। पहली क्वांटाइजेशन कंडीशन mvr = nh/2π, दूसरा सेंटीमीटर फोर्स mv²/r = k Ze²/r²। रखने की बजाय समझना कहां से आया ये। दो बात कर क्लियर। अब तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में कि भाई वहां ये बात चल रही थी कि सतत स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है। सतत स्पेक्ट्रम उस हिसाब से मिल रहा था, लेकिन रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कोई नहीं कर पा रहा था कि अलग अलग लाइन क्यों मिली। तो तीसरी कंडीशन जो है इनकी वो उसी चीज को एक्सप्लेन करती है। देखिए तीसरी कंडीशन में इन्होंने कहा कि चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी रेडिएट नहीं करता।
भाई ये तो कह रहे थे रदरफोर्ड के वो लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा तो अंत में कहां गिर जाएगा, नाभिक में, इसका मतलब स्थायित्व वाली बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी नहीं निकालेगा। अब जब एनर्जी नहीं खर्च होगी उसकी, इसका मतलब स्टेबल बना रहेगा, तो स्थायित्व वाली बात क्लियर हो गई। यानी चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार एनर्जी खर्च नहीं करता। फिर क्या करता है, वो एनर्जी तब खर्च करता है या तब एक तरह से रेडिएशन निकालता है जब उसे बाहर से कहीं से एनर्जी मिल जाए। सपोज करो वो किसी लोअर ऑर्बिट में, ये तो नाभिक था, और उसके बाद वो इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसे बाहर से कहीं से एनर्जी मिल गई। जैसे ही बाहर से एनर्जी मिली तुरंत उसने अपनी ऑर्बिट बदल दी, वो लोअर से किसी हायर ऑर्बिट में चला गया। तो बाहर से जब एनर्जी मिली तो लोअर से हायर ऑर्बिट में चला गया। इस समय परमाणु कहा जाता है उत्तेजित अवस्था में। तो कभी कभी आ जाता है कि परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन किसी लोअर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है। तो इस समय बताइए परमाणु को क्या कहा जाता है? तो आप बता दो कि एक्साइटेड स्टेट में बोला जाता है, उत्तेजित अवस्था में कहा जाता है। लेकिन यहां वो ज्यादा देर नहीं रुकता, यहां वो केवल 10⁻⁸ या -9 सेकंड रुकेगा। आप ऐसे नीचे दिखा दो, या मान लो जैसे यहां था तो यहां से यहां चला है, ऐसे करके जब करके चला गया, सही है ना। ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनकी जो कक्षाएं हैं ये एनर्जी लेवल्स हैं। सपोज करिए कि एक कक्षा है हमारी, उसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कोई इलेक्ट्रॉन वहां पर है और दूसरी जो कक्षा है, जैसे इसी को मान लो कि ये है, यहां एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी एनर्जी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इलेक्ट्रॉन यहां पर था, इसका मतलब उसकी एनर्जी कितनी थी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बाहर से उसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी और मिल गई, तो अब इसमें थोड़ी रहेगा, तो उस वाली में चला जाएगा। मान लो एक और कक्षा थी ऊपर, उसकी एनर्जी थी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस वाले को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती तो फिर कहां जाता? उस तीसरी वाली में जाता। सिंपल सी बात है, गरीब आदमी बेचारे को 1-2 करोड़ रुपए कहीं से मिल जाए, अमीर बन गया, और अगर 2-4 लाख मिली तो मीडियम वर्ग में पहुंच गया, सही है। लेकिन कुछ दिन में खर्च कर आगे फिर से नहीं आ जाएगा जहां है। इसका मतलब यहां लेकिन ज्यादा देर नहीं रुका, कितनी देर रुका? 10⁻⁻1 सेकंड, लौट करके तुरंत अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। और जब वो मूल अवस्था में आता है ना, उस समय एनर्जी रेडिएट करता है। कौन सी एनर्जी? जो उसे बाहर से मिली थी। अब देखो यहीं पे है उन दोनों का आंसर। रदरफोर्ड कह रहे थे कि चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी लॉस करता जाता है, इसलिए लास्ट में नाभिक में गिर जाता है और स्टेबिलिटी लॉस हो गई। और साथ ही साथ लगातार एनर्जी निकाल रहा है तो स्पेक्ट्रम जो मिलना चाहिए उसमें हर लाइन आनी चाहिए। लेकिन नील बोर्ड ने उस चीज को यहां क्लियर कर दिया। पहली बात तो लगातार एनर्जी रेडिएट नहीं करता, और लगातार एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो स्टेबल बना हुआ है, क्योंकि चक्कर लगाने के लिए तो कोई वर्क करना ही पड़ा। भाई वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, और सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस समय विस्थापन और जो बल लगते हैं वो एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं। ये आपने प्लानिट में भी समझाता है इस बात को। भाई आप सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहे हो तो बल जो लग रहा है, इसको मान लो बल लग रहा है और विस्थापन की दिशा इधर है, तो उनके बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो किया गया कार्य W/Fs cos 90। cos 90 की वैल्यू, तो कोई वर्क नहीं होता उस समय, और वर्क नहीं होता, चक्कर लगाने में कोई वर्क हो ही नहीं रहा है, इसलिए कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही उसकी। समझ गए ना? लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि एनर्जी लॉस कब करता है? जब बाहर से कभी एनर्जी मिलती है तो तुरंत हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, और हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, अब वहां नहीं रुकेगा ज्यादा देर, बल्कि लौट के आ जाएगा अपनी, और जो एनर्जी बाहर से मिली थी ना, अब उसको निकाल देगा, और वो जो एनर्जी निकल के जाएगी ना, वो फोटोन के रूप में जाती है, और उस एनर्जी की या उस फ्रीक्वेंसी की लाइन हमें मिलेगी कहां? स्पेक्ट्रम में। इसलिए अब वहां लगातार स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, बल्कि एक लाइन दिखाई देगी। इसलिए जो स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा होगा? वो रेखीय स्पेक्ट्रम होगा, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होगा, वो सतत स्पेक्ट्रम नहीं होगा। तो आप उसको ऐसे दिखा सकते हो कि ये पहले इसमें था E1 में, और अब चला गया E2 में, और लेकिन जब लौट के आया तो उसने फोटोन निकाल दिया hν, और न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइन आपको खुद दिखाई देगी वहां पर। तो यहां पर ये जो वास्तव में hν होगा ये किसके बराबर होगा? E2 - E1। तो ये तीसरी कंडीशन है, इसको इसकी फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोलते हैं। अगर आप यहां से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहोगे तो μ = E2 - E1 अपॉन h, और अगर वेवलेंथ निकालना चाहते हो तो μ होता है c/λ, तो वेवलेंथ भी निकाल जाते हैं। तो ये पूरा चैप्टर इन 3 फॉर्मूलों के इर्द गिर्द घूमेगा।
जब आगे की चीजें तुम पढ़ोगे तो देखोगे कि इन्हीं 3 फॉर्मूलों के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमेगा आपका। पहली कंडीशन क्वांटाइजेशन कंडीशन, दूसरा सेंटीमीटर फोर्स, और तीसरी फ्रीक्वेंसी कंडीशन, आवृत्ति की शर्त। समझ गए ना? और यही 3 नील्स बोर की पोस्टुलेट्स है। क्लियर?